इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें बिना किसी लाग लपेट के। सिर्फ आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में राहुल गांधी ने अपने रेप इन इंडिया वाले बयान पर माफी नहीं मांगने की बात कहकर सावरकर का नाम लिया, तो बीजेपी ने पलटवार में उन्हें अपने सरनेम में जिन्ना लगाने की नसीहत दी। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना के नेता संजय राउत ने दो टूक कह दिया कि नेहरू गांधी की तरह सावरकर ने भी देश के लिए कुर्बानी दी और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। मदर डेयरी और अमूल ने दूध की कीमतों में कल से बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने 3 रुपए तक दूध की कीमतें बढ़ा दी है, वहीं अमूल ने अपने दूध में 2 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। और कल 15 दिसंबर से नेशनल हाईवे पर सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए भुगतान की सुविधा लागू होने से पहले सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया है कि कम से कम 75% टोल लेन पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही टोल लिया जाएगा। पीएम मोदी ने कानपुर में नाव में बैठकर गंगा को निहारा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे नेताओं के साथ एक नाव में बैठकर गंगा की सफाई का जायजा लिया। इससे पहले पीएम ने नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक में हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में एक सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल का सरेआम सड़क किनारे शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद आला अधिकारियों ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अभी अब लेने आए यहाँ लड़ाई तो तुम्हें पता लगे अभी तो सरेआम सड़क किनारे शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद आला अधिकारियों ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अभी अब लेने आए यहाँ लड़ाई तो तुम्हें पता लगे अभी तो। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी समर्थकों ने एनआरसी और नागरिकता कानून के विरोध में जेडीयू दफ्तर के बाहर हवन कर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद यमुनोत्री हाईवे पर जमा बर्फ की मोटी चादर को हटाने के लिए मशीनें लगाई गई ताकि रास्ते में फंसे वाहनों को निकाला जा सके। हरियाणा के सोनीपत में मुनक नहर में एक कार गिरने से 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकलवाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रशासन के सामने छेड़छाड़ की घटनाओं का विरोध दर्ज कराया और गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में सफाई कर्मी के ताकझाक वाली घटना पर कड़ा ऐतराज जताया। यूपी के गोरखपुर में कुछ दबंगों ने एक वकील की सरेआम सड़क पर पिटाई कर दी। इससे एक दिन पहले वकील ने इन आरोपियों के एक लड़की से छेड़छाड़ करने का विरोध किया था। अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में बने 100 साल से ज्यादा पुराने ऐतिहासिक पावर प्लांट को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। इस जगह पर अब जीप कंपनी की फैक्ट्री लगाई जाएगी। रूस की राजधानी मॉस्को में एक पेंट कंपनी के वेयरहाउस में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया, जिसमें हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। दिल्ली के रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने तीखे लेकिन सधे हुए अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन साथ ही सावरकर को भी बीच में लेकर आए। एक दिन पहले रेप इन इंडिया वाले बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोला था। एक दिन बाद राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर आए और बड़ी तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी पर सावरकर के बहाने तंज भी कसा और वार भी किया। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। राहुल गांधी के इस तेवर पर रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश ही दिखा।
भारी शोर और नारेबाजी के बीच राहुल गांधी ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। नरेंद्र मोदी को माननी है, नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टेंट हैं अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। राहुल गांधी ने इसके आगे अर्थव्यवस्था और दूसरे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा, लेकिन सावरकर का नाम लेकर किए गए उनके हमले से सियासी पारा चढ़ गया। हिंदू महासभा के नेता वीर सावरकर ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने अपनी सजा माफ करवाने के लिए अंग्रेज सरकार से माफी मांगी थी और अपनी सजा कम करवाई थी। राहुल गांधी ने सावरकर के मुकाबले गांधी शब्द का इस्तेमाल करके खुद को महात्मा गांधी की विरासत से जोड़ा, जबकि महाराष्ट्र बीजेपी ने सावरकर के लिए भारत रत्न की सिफारिश करने का दावा किया था और इसलिए उनके बयान पर सियासी घमासान शुरू होते देर नहीं लगी। और इसके बाद बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला शुरू हो गया। बीजेपी ने सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा। देखिए, राहुल गांधी जी 1000 जन्म भी ले लेंगे तो वो राहुल सावरकर बन ही नहीं सकते। सावरकर वीर थे, सावरकर देशभक्त थे, सावरकर बलिदानी थे। राहुल गांधी अनुच्छेद 370 पे, एयर स्ट्राइक पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे, सीएडी पे जो जुबान बोलते हैं वो जुबान पाकिस्तान का होता है। इसलिए राहुल ना तो कभी वीर हो सकते हैं, ना कभी बलिदानी हो सकते हैं और ना ही देश के हित में चिंतन करने वाले वीर सावरकर की बराबरी कर सकते हैं। हाँ, अगर राहुल गांधी जी नया नाम चाहते हैं तो आज से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राहुल गांधी को राहुल थोड़ा शर्म कर के नाम से पुकारे। बालाकोट पर सबूत मांगते हैं देश की महान सेना की, वो अब सावरकर के देशभक्ति पर भी सवाल कर रहे हैं। यह उनकी हिंदुस्तान की समझदारी है और भारत की सेना का अपमान करते हैं, भारत की नारी शक्ति के प्रति इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी करते हैं। तो राहुल गांधी का यह अहंकार बोलता है। लेकिन बीजेपी के हमले यही खत्म नहीं हुए, बल्कि बीजेपी ने तो राहुल को जिन्ना नाम रखने की सलाह दे दी और गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के लिए सावरकर होना मुमकिन नहीं। Kind of appeasement, Muslim appeasement politics that Rahul Gandhi and his party have played all these 7 decades. I think the more appropriate title for Rahul would be Rahul Jinnah, and this family should now decide that they would all be called as legatees of Jinnah and not of either Nehru or Gandhi. वीर सावरकर हो भी नहीं सकते। जिस वीर सावरकर देश के लिए सेलुलर जेल में यातना सहे, मां भारती के आजादी के लिए नेहरू खानदान में किसी ने सेलुलर जेल में यातना नहीं सहा और नकली नाम रखने से कोई गांधी नहीं होता। जिसके रगों में देश का प्रेम बहेगा वही सावरकर हो सकता है। लेकिन सियासी बवाल इससे भी आगे बढ़ गया, क्योंकि ऐतराज सिर्फ बीजेपी ने नहीं जताया, बल्कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना ने भी आंखें तरे दी। संजय राउत ने ट्वीट किया। संजय राउत ने अपने ट्विटर पर लिखा कि हम पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को मानते हैं, तो तुम भी सावरकर का अपमान मत करो। वीर सावरकर सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के देवता हैं। उन्होंने भी गांधी की तरह स्वतंत्रता के लिए जीवन कुर्बान किया। ऐसे हर महानायक का सम्मान होना चाहिए। संजय राउत ने कांग्रेस को संकेत देते हुए यह भी लिखा कि जो समझदार होता है उसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती, यानी तय है कि इस मुद्दे पर सियासी तनातनी बढ़ सकती है। वहीं वीर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने भी राहुल के बयान पर ऐतराज जताते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती रख दी। मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने कहा था ये पिटना चाहिए, तो अभी उन्होंने पिटना चाहिए। अब ये बात शिवसेना के सामने पिटे या ना पिटे। लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान में जब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो सिर्फ सावरकर पर तंज नहीं कसा, बल्कि अर्थव्यवस्था समेत कई दूसरे मुद्दों पर सरकार और पीएम मोदी को निशाने पर लिया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4% पे पहुंच गए हैं। और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला, जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया। तो अगर आप हमारे तरीके से, पुराने तरीके से जीडीपी नापो तो आज 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के
के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए, और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और फिर अपने आप को प्रधानमंत्री देशभक्त कहते हैं, और फिर ये बांटने का काम शुरू करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से। जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। जला दिया उन प्रदेशों को, आग लगा दिया असम में। सत्ता के लिए हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी कर देंगे, सत्ता के लिए अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देंगे, हिंदुस्तान में सब युवाओं को बेरोजगार कर देंगे। मार्केटिंग होनी चाहिए नरेंद्र मोदी की, टीवी पे आने चाहिए रोज। टीवी पे नरेंद्र मोदी रोज दिखाई दिखते हैं ना? कितने घंटे दिखते हैं? दिन भर दिखते हैं ना? भैया ये जो टीवी पे 30 सेकंड का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, कितने का आता है? लाखों रुपए का आता है ना? तो ये नरेंद्र मोदी जो दिन भर टीवी पे दिखाई देते हैं, और हिंदुस्तान के बाकी नेता कोई नहीं दिखता। मनमोहन सिंह जी को आप टीवी पे देखते हो? नहीं देखते ना? तो इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका पैसा वो लोग दे रहे हैं जिनको नरेंद्र मोदी आपका पैसा छीन कर दे रहे हैं। मुकुल वासनिक जी, कहां हैं आप? आपने आज इस छोटे से मैदान में इतने सारे बब्बर शेर और शेरनियां कैसे इकट्ठा कर दिए? और देखिए, एक साथ प्यार से खड़े हैं। ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता। लेकिन बीजेपी ने भी राहुल गांधी की लानत मलामत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के नेता बोले कि रैली का मकसद ही राहुल को एक बार फिर राजनीति में चमकाना था। वो ना देश बचाने के लिए थी, ना कांग्रेस बचाने के लिए भी नहीं थी, ये तो परिवार बचाने के लिए रैली थी। उन्होंने बचाव रैली नहीं थी, ये राहुल गांधी जी को दोबारा जमाव रैली थी। राहुल गांधी जी बार बार फेल कर जाते हैं और कांग्रेस उनको नए प्रकार से दोबारा लॉन्च करने की कोशिश करती है। प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है कि राहुल जी हमारे नेता हैं, तो ये सब उनको दोबारा जमाने की कोशिश की गई है। लेकिन रामलीला मैदान की रैली में अकेले राहुल गांधी हमलावर नहीं रहे, बल्कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार और बीजेपी पर धारदार हमला बोला। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी पूरे जोश में नजर आए और बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक खास किस्म के जैकेट पहनकर आए, जिन पर मोदी है तो मंदी है नारा लिखा गया था। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कुछ एक खास किस्म की जैकेट है जो कि कई सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहनकर आए, जिसके पीछे लिखा हुआ है मोदी है तो मंदी है। याद कीजिए, ये वही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, एक नारा था जो 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से लगाया गया। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही नहीं बल्कि महासचिव प्रियंका गांधी ने भी महंगाई और मंदी के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। प्रियंका गांधी ने प्याज की महंगाई से लेकर उन्नाव कांड तक का जिक्र किया और निशाना साधा। टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तेहार में आपको लिखा क्या दिखता है? मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है। भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। इंसाफ की आस में एक सुबह उठकर अपने घर से अदालत जा रही थी, जब अपराधियों ने उसे पकड़ा और बीच सड़क में उसे जला डाला।
जलते हुए वे साहसी लड़की 1 किलोमीटर भागी और अंत में हार कर गिर गई। देश के कोने कोने में बसे अपने देश के एक एक नागरिक से मैं कहना चाहती हूँ, अपनी आवाज उठाइए। ये देश आपको प्यारा है, तो आप सब देश की आवाज बनो। आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम इन परिस्थितियों को देखते हुए भी भय और झूठे प्रचार के अंकार में दबे रहेंगे, अगर हम चुप रहेंगे, तो हमारे देखते देखते बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हमारा क्रांतिकारी संविधान नष्ट हो जाएगा। और इसी तरह सोनिया गांधी ने भी बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। दिल्ली में कांग्रेस की यह रैली पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे देश से कार्यकर्ता जुटे। और रामलीला ग्राउंड के बाहर पकौड़े और चाय बेचकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अभी हम मौजूद है रामलीला मैदान के बाहर, जहां भारत बचाओ रैली कांग्रेस की हो रही है। और यहाँ देखिए रामलीला मैदान छोटा पड़ चुका है और ये रामलीला मैदान के बाहर का चौराहा है। और ये देखिए जहाँ भी नजर जा रही है वहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सभी राहुल गांधी के नारे लगा रहे हैं और जयकारे कर रहे हैं। और इस साइड आप देखिए किस तरह से अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं और लगातार राहुल गांधी के नारे लगा रहे हैं। आप देखिए और लगातार की बात है कि राहुल गांधी द्वारा तो वहीं तेलंगाना से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल्चरल डांस के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस की इस रैली में देश के कई राज्यों के कार्यकर्ता जुटे, जहां मंच पर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। वहीं रामलीला मैदान में और मैदान के बाहर भी कार्यकर्ताओं के लिए जगह की कमी पड़ गई। कांग्रेस की इस रैली में देश के कई राज्यों के कार्यकर्ता जुटे, जहां मंच पर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। वहीं रामलीला मैदान में और मैदान के बाहर भी कार्यकर्ताओं के लिए जगह की कमी पड़ गई। आयोजन किया जा रहा है और इन लोगों की मांग है कि दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी बने। तो यह नजारा रामलीला मैदान में बाहर का है और लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और इनका यह कहना है कि अब भारत बचाओ रैली इनके लिए एक ऐसी रैली बनेगी जो कांग्रेस को सत्ता के करीब पहुंचाएगी। तो यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग कल्चर के साथ जो है तो भारत बचाओ रैली का आयोजन किया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में जब सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो सरकार पर धारदार हमला बोला। मोदी शाह सरकार को ना संसद की चिंता है, अब तो सब जानते हैं और रोज भी देखते हैं। संसद की चिंता नहीं है, न संविधान न संवैधानिक संस्थाओं की परवाह है। उन्हें मोदी शाह के सिर्फ एक ही लक्ष्य, उनका राजनीति की परवाह है। उनका एक ही संकीर्ण एजेंडा है, लोगों को लड़वाओ और असली मुद्दों को छुपाओ। आज तो अंधेर नगरी चौपत राजा जैसा माहौल है। पूरा देश पूछ रहा है सबका साथ सबका विकास कहाँ है। वहीं झारखंड की रैली में अमित शाह ने कांग्रेस को नागरिकता संशोधन कानून पर घेर लिया। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर हम आए और इनको पेट में दर्द हो गया। सालों से जो शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अपना धर्म बचाने के लिए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो शरणार्थी आए थे, नर्क की यातना झेल रहे। ना खाना था, ना पीना था, ना नौकरी थी, ना घर था, ना बिजली थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बूढ़ों की स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनको नागरिक बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए?
एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये मुस्लिम विरोधी। कोई मुस्लिम विरोधी नहीं भाई, आपको तो आदत पड़ी है ऐसा बोलने की। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, आप हमें कहते हो मुस्लिम विरोधी है। हमने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का अधिकार दिया, आप कहते हो मुस्लिम विरोधी है। हमने 370 हटाई, आप कहते हो मुस्लिम विरोधी है। और अब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए, आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर आग लगाने में पड़े हो, आग लगाने में पड़े हो। वक्त यहाँ पर ब्रेक के उस पार पीएम मोदी का गंगा मंथन। अभिनेत्री सुष्मिता सेन की बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने अपनी बड़ी बेटी रिनी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में सुष्मिता सेन के दोस्त रोमन शॉल रिनी के साथ गाना गाते और गिटार बजाते नजर आ रहे हैं। रिनी सुष्मिता सेन की गोद ली हुई बेटी है। हिना खान और प्रियंका शर्मा का नया गाना रांझना रिलीज हो चुका है। अब तक इस गाने को 45 मिलियन व्यूज अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो फिल्म दबंग 3 के गाने मुन्ना बदनाम हुआ पर मस्ती करती नजर आ रही हैं। फिल्म दबंग 3 की अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों फिल्म की प्रमोशन में जुटे हैं। खुश हुआ। माधुरी दीक्षित इन दिनों अपने पति का उत्तर देने के साथ छुट्टियां मना रही है। माधुरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो स्कूबा डाइविंग करती हुई नजर आ रही है। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी फिल्म पति पत्नी और वो के गाने एक तू ही मेरा पर डांस करते नजर आए। कार्तिक ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। मुंबई में सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 के प्रमोशन के लिए टीवी सीरियल छोटी सरदानी के सेट पर नजर आए। इस दौरान फिल्म की पूरी स्टारकास्ट वहां मौजूद थी। गंगा नदी की सफाई के लिए मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। पीएम मोदी कानपुर गए थे। गंगा काउंसिल की पहली मीटिंग में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की उन्होंने समीक्षा की। गंगा की लहरों पर सवार होकर पीएम मोदी ने गंगा में साफ सफाई को देखा। इस दौरान पीएम मोदी के साथ क्रूज में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे। सभी ने लाइफ सेविंग जैकेट पहनी थी। करीब 40 मिनट तक पीएम मोदी गंगा नदी में सैर करते रहे। इस दौरान साफ सफाई को देखा। इस दौरान पीएम मोदी के साथ क्रूज में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे। सभी ने लाइफ सेविंग जैकेट पहनी थी। करीब 40 मिनट तक पीएम मोदी गंगा नदी में सैर करते रहे। इस दौरान साफ सफाई को लेकर चर्चा भी करते रहे। पीएम मोदी अटल घाट से क्रूज पर सवार हुए थे। उन्हें देखने के लिए गंगा के दोनों किनारों पर लोग इकट्ठा थे, जिन्हें देखकर पीएम मोदी ने कई बार हाथ हिलाया। गंगा में साफ सफाई का जायजा लेने से पहले पीएम मोदी गंगा काउंसिल की पहली बैठक में शामिल होने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे थे। वहां सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को नमन किया और फिर नमामि गंगे मिशन के तहत एक प्रदर्शनी को देखा। उसके बाद प्रधानमंत्री नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक में शामिल हुए। करीब 2 घंटे की लंबी बैठक में नमामि गंगे के अगले चरण और नए एक्शन प्लान को लेकर बातचीत हुई। मीटिंग में यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत कई नेता शामिल थे, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी न्योता देने के बावजूद नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत
प्रतिभा के धनी है, उनको इतनी कल्पनाएं सूझती है और देश के कल्याण के बिना उनके पास दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं। और इसलिए नमामि गंगे उन्होंने 5 साल पहले शुरू किया और आज हम देखने भी आए, और जहां 14 करोड़ लीटर रोज गंदगी नदी में आती थी, वो कैसे बंद हुई है वो हमने देखा। मीटिंग में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के प्रयासों पर मंथन हुआ, जिस पर यूपी के पूर्व सीएम ने तंज भरा ट्वीट किया। सुना है प्रधान जी गंगा की स्वच्छता व प्रदूषण मुक्ति के लिए कानपुर में बड़ी बैठक कर रहे हैं। वहां निरीक्षण के समय फिर से गंगा में गिरने वाली नालों का मुख मोड़कर नकली सफाई को झूठ का चश्मा पहनाया जाएगा। सलाह है कि प्रधान जी पहले भ्रष्टाचार का गोमुख साफ करें, तब कानपुर में गंगा साफ की बात करें। कानपुर में गंगा काउंसिल की पहली मीटिंग थी, जिसके अध्यक्ष खुद पीएम मोदी हैं। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा की सफाई से जुड़े सभी विभागों, राज्यों और संबंधित मंत्रालयों को नमामि गंगे प्रोजेक्ट की महत्ता भी समझाई। गंगा की सफाई के लिए 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से फंड जारी किया गया, लेकिन गंगा के प्रदूषण स्तर में कमी नहीं आई। सवाल ये कि क्यों नहीं साफ हो रही गंगा, जबकि क्लीन गंगा मिशन के तहत मोदी सरकार ने साल 2020 तक गंगा को साफ करने का वादा किया था। 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक क्लीन गंगा मिशन के 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ 25% हिस्सा ही खर्च हो पाया है। गंगा के पानी को साफ करने की योजना बनाई जा रही है, जबकि गंगा की सहायक नदियों की गंदगी को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। गंगा में गिरने वाली छोटी छोटी नदियों और नालों को प्रदूषण मुक्त नहीं किया गया। अभी सिर्फ कानपुर के सीसामऊ नाले को ही बंद कराया जा सका है। 5 साल बीत जाने के बाद भी 350 एमएलडी नाले का पानी सीधे गंगा में जा रहा है। वाराणसी में लगा 120 और 140 एमएलडी का एसटीपी पुरानी तकनीक पर है, जो बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पा रहा। इस योजना के तहत 96 एसटीपी की अनुमति दी गई थी, जिसमें से अक्टूबर 2018 तक सिर्फ 24% पूरे हुए। 29 प्रोजेक्ट पर कोई काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। नागरिकता बिल पर देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। बंगाल में भी लोग बिल से नाराज हैं। प्रदर्शन के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने बीजेपी नेता के काफिले को घेर लिया और उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। बताया जा रहा है कि हमलावर नागरिकता बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों में शामिल थे। उसी दौरान ईस्ट मिदनापुर के भूपति नगर से होकर राज्य महासचिव सायंतन बासु का काफिला गुजरा। प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच उनकी गाड़ी फंस गई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बीजेपी का झंडा और स्टिकर देखकर उग्र हो गए और गाड़ी का पीछा करने लगे। हालांकि स्थानीय पुलिस ने सायंतन बासु के काफिले को बचाकर निकाला, फिर भी कुछ हमलावरों ने पीछा किया और गाड़ी को जबरन रुकवाकर उसके शीशे तोड़ दिए। हालांकि गाड़ी में बैठे सायंतनु बासु और ईस्ट मिदनापुर के बीजेपी अध्यक्ष को कोई चोट नहीं लगी। हाँ, काफिले में चल रही गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बीजेपी काफिले को भीड़ से बचाकर निकाला। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। उत्तेजना তৈরি করার জন্য যাক, এটা বিজেপির কালচার। বিজেপি যেখানে যায় সেখানে উত্তেজনা তৈরি করে খবরের শিরোনামে আসার চেষ্টা করে। এতে আমাদের তৃণমূলের কোনো যোগ নেই। हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईस्ट मिदनापुर में स्टेट हाईवे जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे। काफी देर बाद पुलिस के समझाने पर बीजेपी कार्यकर्ता शांत हुए। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में सीएबी के खिलाफ याचिका दाखिल की है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 18 दिसंबर को सभी याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई होगी। गैंगरेप के दोषियों को फैसला सुनाए जाने के 6 महीने के अंदर फांसी देने की मांग पर अनशन कर रही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तबियत बिगड़ने से उनका 7 किलो वजन घट गया है। बेंगलुरु में असम से पढ़ने और नौकरी करने आए लोगों ने पोस्टरों के जरिए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में गाड़ियों में मुफ्त फास्टैग लगाने के लिए बने कैंप में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। 15 दिसंबर से टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य है। केरल से सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। बिल में सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने की मांग की गई है। सरहद पर जवान और खेतों में किसान भारत की ताकत की पहचान है, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में पानी की किल्लत ऐसी है कि जवान और किसान आमने सामने खड़े हैं।
सागर में सेना अपने कैंट के लिए पीने के पानी पर पहरा दे रही, ताकि किसान उनके हिस्से का पानी खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल न कर पाए। सागर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर चितौरा डैम पर सेना के जवान हाथों में बंदूक लेकर मुस्तैद हैं। इस डैम से सेना कैंट को पीने का पानी मुहैया कराया जाता है। डैम में पानी की कमी न हो इसलिए न सिर्फ डैम की पहरेदारी है, बल्कि राजघाट से चितौरा डैम तक 12 किलोमीटर लंबी नदी भी सुरक्षा के दायरे में है। आदेश है कि किसान वहां नदी से पानी नहीं ले सकते। डैम जो पुल नहीं बनने दे रही है सरकार, फौजी आदमी। और फिर दूसरी बात, सिंचाई के लिए क्या सिंचाई के लिए जो परेशानी है कि जो बहता हुआ पानी है इसमें भी मोटर नहीं रखने दे रहे, यानी किसानों को सिंचित नहीं करने दे रहे। बिल्कुल परेशानी है उनसे, कम से कम 3 किलोमीटर ऊपर है अपने उनके डैम से। तानाशाही चल रहा साहब, यहाँ तो अंग्रेजी सवाई में नहीं चलो, आपने कभी देख ही नहीं है। सेना के जवान नदी और चितौरा एनीकट डैम पर पेट्रोलिंग करते हैं। उनकी चिंता ये है कि गर्मी के दिनों में यहाँ पानी की कमी न हो जाए। सागर में लगभग 8000 सेना के लोग हैं और उनके परिवार हैं। उनके लिए जो पानी है वो फिल्टर होकर चितौरा एनीकट से आता है और सागर के कैंट के निवासियों को दिया जाता है। सेना का सागर नगर निगम से एक अनुबंध है जो 2045 तक है। 16 लाख गैलन पर डे, 16 LGPD पानी जो है वो नगर निगम ने आर्मी को हर दिन देना है। यहाँ से पानी सीधे सेना की छावनी में जाता है, इसीलिए जल संकट से बचने के लिए सेना अभी से सतर्क है। लेकिन किसानों का क्या होगा, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। इस इलाके के करीब 7 गांवों की 1500 एकड़ जमीन सिंचाई के लिए नदी और उसके नालों पर निर्भर है। ITV नेटवर्क की मुहिम है पानी की आखिरी बूंद को भी बचाना, और इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे परिवार की अनोखी कहानी जिसने 22 सालों से पानी का बिल ही नहीं भरा। चौंकिए मत, बिना पानी कनेक्शन तकरीबन 400 लीटर पानी रोज इस्तेमाल भी किया। इसके पीछे पानी की बचत का वो इको फ्रेंडली तरीका है जो हम सबको सीखना चाहिए। Different layers of mesh with different size. जल है तो कल है, और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज इंडिया न्यूज की टीम बेंगलुरु पहुंची। यहाँ हमें एक ऐसे परिवार की कहानी के बारे में मालूम चला जिसने 22 साल से पानी का कोई बिल नहीं भरा है। इसकी वजह है इस फैमिली के AR शिव कुमार का लाजवाब आइडिया। दरअसल वैज्ञानिक शिव कुमार ने एक ऐसी तकनीक से अपना घर बनवाया जिससे नहाने और पीने के लिए जरूरत लायक पानी आसानी से मिल जाता है। इस टेक्निक के सहारे ही रोजाना 400 लीटर से ज्यादा पानी परिवार इस्तेमाल कर रहा है, वो भी बिना पानी सप्लाई का कनेक्शन लिए। दरअसल शिव कुमार ने घर की ढलान वाली छत पर एक वाटर फिल्टर लगाया। इस वाटर फिल्टर में बारिश का पानी फिल्टर होता है। छत से जमीन में बने एक टैंक में पानी चला जाता है। इसी पानी को फिल्टर की मदद से साफ किया जाता है। Where we live, 40 feet by 60 feet, 2,400 square feet. The rainfall what it comes, if you collect every drop throughout the year, it's cumulatively around 2,30,000 liters. इस तरह पानी की इको फ्रेंडली तरीके से बचत भी हो रही है। जाहिर है ऐसे वक्त में जब दुनिया पानी के संकट से गुजर रही है, बेंगलुरु के इस साइंटिस्ट की ये अनोखी पहल काबिल तारीफ है। प्याज के आंसू रो रहे लोगों को महंगाई का कौन झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में अमूल और साथ ही मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। मदर डेयरी ने 3 और अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। नई दरें 15 दिसंबर से यानी कल से लागू हो जाएंगी। रविवार सुबह से ही दूध खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे आपको चुकाने होंगे। आधा लीटर अमूल गोल्ड अब 28 रुपए में मिलेगा, जबकि आधा लीटर अमूल ताजा अब 22 रुपए में मिलेगा। मदर डेयरी के टोकन और पैकेट मिल्क के दामों में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि फुल क्रीम दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ। और आखिर में चलते चलते आज का गीत। आज बॉलीवुड